हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। जैसे कि आपको पता ही है, हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है सीजीएल सीएचएसएल दोनों के लिए। तो इसी में आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज मैं लेके आ रहा हूँ 20 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेके आया था, अभी ये है इकोनॉमिक्स के। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसका तो टेलीग्राम में अगर आप हमारे जाएंगे चैनल पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाने का फायदा ये रहेगा कि वहाँ पे वो क्विजेस वगैरह मिलते रहते हैं, उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस एग्जाम की कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इन चारों में से कौन सी अर्थव्यवस्था हमारे देश में देखने को मिलती है। अगर आपको पता होगा तो हम लोग इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट, और कहीं कहीं पे कम्युनिस्टिक भी बोला जाता है। तो ये 4, वैसे बेसिकली 3 ही होती है, तो कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये पूछते हैं कि भारत में कौन से तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलती है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग पे, यानी कि आपको किस तरीके से लाभ कमाया जाए, लाभ अर्जित किया जाए, उस चीज पे ध्यान देते हैं इस वाली अर्थव्यवस्था में। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाज यानी कि पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा चीजें कंट्रोल करती है, वो होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो आपकी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सर होती है। तो यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट प्लस पब्लिक पार्टनरशिप आपको देखने के लिए मिलती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और यही अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। यहाँ पे सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर के साथ में काम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग पे भी ध्यान दिया जाता है और साथ साथ लोगों की भलाई पे भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिशरीज या मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदाई या उत्पादन। इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि आपका प्राथमिक, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक होगा यहाँ पे। ठीक है, प्राथमिक नहीं होगा, यहाँ पे आएगा द्वितीयक। तो कौन सा आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर्स मेनली होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये 3 सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक कहीं कहीं पे चौथा भी होता है, लेकिन बेसिकली 3 ही सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते हैं। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, प्राथमिक सेक्टर में वो चीजें आती है जैसे रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। ठीक है, तो बिल्कुल रॉ चीजें होती है, उनसे रिलेटेड चीजें कहाँ पे आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है, प्राथमिक सेक्टर में। सेकेंडरी में उन रॉ चीजों को कैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे आता है आपका, सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, सेक्टर में आता है। और टर्सरी जो होता है आपका, टर्सरी आपका प्रोड्यूसिंग स्टेट होती है, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग उत्पादन कर रहे होते हैं और सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो वो चीजें कहाँ पे आती हैं, आपकी टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो यहाँ पे देखो द्वितीयक पूछ रहे, द्वितीयक में क्या होगा। द्वितीयक बोले तो सेकेंडरी में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, यानी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। फिशरीज किस में आएगा, प्राथमिक में, क्योंकि मछली, अगर मछली की बात करें तो एक रॉ मटेरियल है, उसके बाद उससे प्रोडक्ट बनने शुरू होंगे। तो फिशरीज किस में आएगा, मछली पालन आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक में आ जाएगा। खुदाई भी एक रॉ मटेरियल वाली चीजें हैं, तो खुदाई किस में आएगी, प्राथमिक में आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी आपकी टर्सरी, या कहीं भी इसको फोर्थ सेक्टर रखा जाएगा। तो जो फोर्थ वाला सेक्टर मैं बोल रहा था उसकी बात करते हैं, तो आईटी वहां पे रखा जाता है। तो थर्ड या टर्सरी सेक्टर में क्या आता है आपका, जो बेसिकली आपकी सप्लाई वगैरह चीजें होती हैं, जहाँ पे सप्लाई अब दी जानी होती है, प्रोड्यूसर या प्रोड्यूस जो चीजें होती है, जो उत्पाद होता है आपका, किस में आता है, थर्ड वाले में आता है, यानी कि टर्सरी में आता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मीट्स, कब होती है। साल में एक बार, तिमाही में एक बार, 6 महीने में 2 बार या 6 महीने में एक बार, कब होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो एमएसएमई बेसिकली बात कर रहे हैं, एमएसएमई आपने नाम सुना होगा, क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनकी बैठक कब होती है, जो इनकी बैठक होती है, ये बैठक होती है 6 महीने में एक बार होती है, यानी कि वंस इन एवरी 6 मंथ्स होती है। तो इसका कहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, हर 6 महीने में एक बार एमएसएमई की बैठक होती है। कौन कंट्रोल करते हैं, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री होती है, एमएसएमई ही कंट्रोल करता है। ठीक है, यहीं पे जो मंत्री वगैरह होते हैं, इनकी बैठक होती है। इसमें क्या किया जाता है कि लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, उनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे एमएसएमई को एडमिनिस्टर करना है, ताकि इनको डेवलप किया जा सके, वो सब चीजें बात की जाती है किसमें, इस नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई में की जाती है। ये सारी की सारी बातें, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ये बताना है
कि एमएसएमई के लिए जो एक्ट आया था इनके डेवलपमेंट के लिए, कब आया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका आंसर देंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्ट कब आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंस इन एवरी 6 मंथ, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देते हैं। अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग कर सकते हैं www.iexambi.com, यहाँ पे है। कोई क्वेरीज होती हैं आप लोग हमें फोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए आप लोग वहां पे जाएंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस पे नहीं करना है, वहां पे जाके ये कोड यूज करना है NTPC50, जिससे आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप तुरंत जाइए, एनरोल कीजिए। वहां पे आपको लाइव सेशंस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस तो मिल जाते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस अगर भी एग्जाम में होता है तो वो भी आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है और आप लोग ये परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन, मन तो कर रहा है कि इससे ना बताया जाए, लेकिन आप लोग बता ही देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम था, जो बोले जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। दो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स के जनक की बात करेंगे, अर्थशास्त्र के जनक की बात करते हैं, तो एडम स्मिथ का नाम आता है, ठीक है। कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को बताना है। एडम स्मिथ पूरी इकोनॉमिक्स के जनक बोले जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे J.M. कीन्स की बात की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा जहां पे मार्केट के बड़े स्वरूप यानी कि व्यापक स्वरूप की बात की जाती है। एज ए होल जब हम लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, इंडिविजुअल छोड़ करके एज ए होल हम जब बातें करना शुरू करते हैं, तो कहां पे आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आना शुरू हो जाता है। बहुत इजी से क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई टफ आपके क्वेश्चन वहां पे नहीं आते, ठीक है। किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्या होता है, What happens due to the unexpected rise in the sales of a product। जब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका है, ठीक है, कोई स्टॉक आपने जमा किया हुआ प्रोडक्ट है आपका, वो आप बेचते हैं, तो अचानक से उसमें वृद्धि हो जाए, उसके सेल्स में अचानक से बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होगा, ये चीज आपसे पूछता है कि उसके बाद क्या होगा इन चारों में से। प्लांट डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री मतलब जो आपका सामान है वो सब कुछ, उसकी नियोजित गिरावट होगी, या इन्वेंट्री का अनियोजित संचय या एक्यूमुलेशन होगा। इन्वेंट्री की अनियोजित गिरावट होगी या इन्वेंट्री का नियोजित संचय होगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लांट डिक्यूमुलेशन या अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन या फिर प्लांट अक्यूमुलेशन होगा, इनमें से क्या होगा। देखिए कोई आप चीज बेचते हो, आप नॉर्मल जैसे बिकती है वैसे आप बेचते चले जा रहे हो, लेकिन अचानक से क्या होगा, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई, अचानक से उसको खरीदने लोगों ने शुरू कर दिया। अगर अचानक से लोग खरीदेंगे तो आप उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपका स्टॉक क्या होता चला जाएगा, खाली होता चला जाएगा, क्योंकि लोग अचानक से खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में खरीद रहे होते हैं। खरीदेंगे तो आपका स्टॉक खाली होता चला जाएगा। तो पहली बात तो क्या होगा, डिक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। डिक्यूमुलेशन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में है। डिक्यूमुलेशन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका स्टॉक खत्म होता चला जाएगा। लेकिन वो प्लांट है कि अनप्लांट है, दैट इज अनप्लांट। क्यों, क्योंकि आप लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, आपको नहीं मालूम था कि अचानक से ऐसा होने वाला था, तो आपको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो गया, तो अनप्लांट हो गया, ठीक है। तो अनप्लांट डिक्यूमुलेशन हो जाएगा आपकी इन्वेंट्री का। अगर किसी भी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो वहां पे अनप्लांट डिक्यूमुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा उस इन्वेंट्री का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के सामान की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस राइजेस। गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स बेसिकली तीन प्रकार के इकोनॉमिक्स में होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, और कौन से होते हैं आपके गिवन गुड्स होते हैं। तो हम गुड्स की खरीदने बेचने की बात करते हैं तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड आता है। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटनी शुरू हो जाती है। एक कंज्यूमर के नजरिए से सोचिए इसको, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये बोलता है बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये बोल रहा है किस प्रकार की सामान की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, यानी कि प्राइस भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी, यानी कि प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये बेसिक लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके ठीक उल्टा चल रहा है। तो ऐसे गुड्स जो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते क्या है, गिवन गुड्स बोलते हैं। ठीक, गिवन गुड्स कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता पूरा का पूरा कि नॉर्मल गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है, वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है इकोनॉमिक्स की, वहां पे एसएससी में जितनी भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उसे सारा मैंने वहां पे पढ़ा दिया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वहां पढ़ाया हुआ है, 15 से 16 वीडियोस होंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाहर आपसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, फ्री में आपको इतना सब कुछ नहीं मिल सकता कहीं पे भी, ठीक है। तो मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मैंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिवन गुड्स, क्योंकि ये है लॉ ऑफ डिमांड का ठीक उल्टा, जो कि गिवन गुड्स होते हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी,
ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड। आप बेसिकली मान लो कोई आइटम है इसका आप 10 यूनिट को आप लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगले दिन उसकी आप 12 यूनिट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं। मान लीजिए आप 10 आइसक्रीम एक दिन में खाते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि आप 10 आइसक्रीम खाते हैं, अगले दिन आपने 12 खा दी, तो आपने अपनी कंजम्पशन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कितना चेंज किया आपने, 2 यूनिट का चेंज किया। तो यही पूछा कि तो 2 यूनिट का चेंज किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आपने कंजप्शन में चेंज किया तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या बोलेंगे, मिनिमम यूटिलिटी नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, मैक्सिमम यूटिलिटी भी नहीं बोलेंगे, चेंज यूटिलिटी, यही तो पूछा है कि उपयुक्तता परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है कि आपने 2 यूनिट बढ़ा दिया है, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह उत्पादन का मुख्य कारक है या है, इनमें से कौन सा उत्पादन का मुख्य कारक है। अगर आपको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बिना आप लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, और ये ऐसे फैक्टर्स जिनकी जरूरत आपको किसी प्रकार के प्रोडक्शन में पड़ती ही पड़ती है। आप प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो चाहे कम हो, इन फैक्टर्स की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यही पूछ रहा है कि उन फैक्टर्स में से एक कौन सा जो इनमें लिखा गया है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए आपको कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इनमें से पड़ती ही पड़ती है, ये आपसे पूछ रहा है। उद्यमिता, लैंड यानी कि भूमि, लेबर, श्रम या ऑल ऑफ द अबव। आप जब भी आपको उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एक लैंड होता है, एक लेबर होता है, इनकी जरूरत भी पड़ेगी आपको, ठीक है, जमीन की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी, आपको एंटरप्रेन्योर की जरूरत भी पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन एक और फैक्टर होता है जिसकी जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। पूंजी को निवेश करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग कोई चीज उत्पादन कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए जो आप कोई प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए होती है। तो इनमें से कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों की जरूरत पड़ेगी, इनके साथ साथ आपको कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत भी पड़ती है। यहाँ पे लिख दिया है कैपिटल या पूंजी। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से भी, टेलीग्राम ग्रुप से भी। वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, यानी कि जीएसटी की बात चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबसे पहले कौन से देश में लागू किया गया था, इंडिया, चाइना, कनाडा या फ्रांस। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारे देश में लाया गया था कब, 1 जुलाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 जुलाई 2017 को लाया गया था जीएसटी लाया क्यों गया था, हमारे देश में पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, हर स्टेज पे किसी भी वस्तु की हर स्टेज पे टैक्स लगाया जाता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स उसके ऊपर टैक्स उसके ऊपर टैक्स। तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए एक टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, इसकी टैगलाइन थी कि एक देश एक कर, उसको बोला गया जीएसटी। तो सब टैक्स हटा करके एक टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाया गया। तो ये बोला कि जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में लाया गया था, तो कौन से में लाया गया था, फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में लेके आया गया था जीएसटी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया में 1 जुलाई 2017 को ये लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, यदि माल और सेवा की आपूर्ति की गई धनराशि से अधिक है तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस इफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द मनी सप्लाइड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए पैसे यहाँ पे मैंने, ये क्या है, मनी है, ठीक है, ये रुपए है, और ये गुड्स है जिससे आपको कुछ सामान खरीदना है। तो ये यही बोल रहे हैं कि गुड्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बोल रहे हैं इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस मात्रा में गुड्स है, लेकिन इनको खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है हमारे पास। तो इससे कॉन्सिक्वेंसेज इनमें से क्या होंगे, इन्फ्लेशन होगा, एप्रिसिएशन होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा या फिर डिफ्लेशन होगा, इनमें से क्या चीज हो जाएगी, ये आपको बताना है। कंडीशन समझ रहे हैं, पैसे कम है, वस्तुएं बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, देखिए वस्तु इतनी ज्यादा है लेकिन पैसे ही नहीं है, तो आप उसको खरीदोगे कैसे, आपकी परचेजिंग पावर डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। अब पैसे हैं ही नहीं तो आप लोग कैसे इस चीज को खरीद सकते हो, समझ रहे हैं इस चीज को। तो अगर आप इस चीज को खरीद ही नहीं पाओगे तो सप्लायर होगा, वो क्या करेगा कि यार मार्केट में मेरे आइटम बिक नहीं रहे क्योंकि पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने इसके प्राइस को कम कर देगा। मान लो पहले अगर 10 रुपए का बिकता था तो अब एक आइटम 5 रुपए का कर देगा कि चलो कम पैसे में ही आप लोग इसको खरीद लो, तो 10 के बजाय कितने बिकेगा, अब ये 5 में बिकेगा, तो हर आइटम ऐसे कम कम होता चले जाएगा। तो अगर ये कम होगा तो महंगाई होगी कि महंगाई घटेगी, तो महंगाई घटेगी, तो इसका आंसर मुद्रास्फीति नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, पैसे कम है तो सप्लायर उसके रेट को गिराएगा और महंगाई कम हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति नहीं है। तब इन्फ्लेशन नहीं है तो हाइपर इन्फ्लेशन भी नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन तो कट गए।
अब इनमें से क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन होगा ऑफ स्फीति, मतलब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू घटना शुरू होगी, महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम होगा, अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो लेकिन नेगेटिव रेट से बढ़ रहा हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीज का प्राइस 10 रुपए है, अगर मैं बोलूं कि इसमें 5% ये महंगा हो गया, तो 10 का 5% निकालो, उतना प्लस कर दो, उतना इसकी कीमत हो गई। समझ रहे हैं, मैं बोलूं 10 का 0% महंगा हो गया, महंगा हुआ लेकिन 0%, इसका मतलब क्या है कि 10 की चीज 10 में ही बिक रही है लेकिन 0% इन्फ्लेशन हो गया। मैं बोलूं कि नेगेटिव इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव मैंने बोला कि -1% इन्फ्लेशन हुआ, इस पे -1% के हिसाब से इसका रेट बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या, -1% मतलब इसका आप अगर आप -1% भी निकालोगे तो इसके नीचे चले जाएगा, 10 के नीचे आ जाएगा वो रेट, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिफ्लेशन कहलाएगा। भले भाषा में बोलने में क्या बोला गया कि ऋणात्मक रूप से मुद्रास्फीति हुई है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा है ऋणात्मक रूप से, लेकिन वो एक्चुअली में हुआ क्या है, डिफ्लेशन हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगेटिवली इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, तो नेगेटिव इन्फ्लेशन इज ऑलवेज डिफ्लेशन। इसको याद, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लेशन जब भी करोगे आप तो उसकी कीमत हमेशा उस एक्चुअल प्राइस से नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आपका अपस्फीति या डिफ्लेशन में काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है, जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो किस स्थिति ओर चलते हैं, जब पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो स्थिति किस ओर ले चलती है। पूंजीगत व्यय मतलब यहाँ पे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करिए, एक्सपेंडिचर दो तरीका होता है, एक कैपिटल एक रेवेन्यू, यहाँ पे कैपिटल की बात करी है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका डेफिसिट होगा, जाहिर सी बात है, तो घाटा तो होने वाला है क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन इसने बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, रेवेन्यू डेफिसिट किया है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब एक्सपेंडिचर बढ़ा आपका लेकिन रेवेन्यू, जब जो आप रेवेन्यू इनकम कर रहे थे, जो अदर बोरोइंग से किसी और देश से आपने लोन लिया था उसको यहाँ पे काउंट मत करो, ऐसा बोलने का इसका मतलब है इसकी वजह से। ठीक है, तो आपने जो बोरोइंग्स करी है किसी और देश से, उस इनकम को मत काउंट करो, जो बाकी एसेट्स वगैरह से आपने इनकम करी है उसको काउंट करो। तो उस इनकम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता हुआ बता रहा है। तो जब भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो और रेवेन्यू कम हो रही हो, इस रेवेन्यू में वो चीज काउंट नहीं की गई है जो आपने किसी और देश से इनकम करी है लोन लेकर के, उसको काउंट नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन कौन सा, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू कम, लेकिन इसमें कौन सा रेवेन्यू नहीं काउंट किया गया है, दूसरे देश से लोन लिया गया, काउंट नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट लागू किया गया था, इसका आंसर आपको देना है। आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट कब पास किया गया था, प्रोमलगेट किया गया था, आपको बताना है। जीएसटी में कितने सदस्य होते हैं, डायरेक्ट आंसर 35, 24, 33 या 28, 33 होते हैं। ठीक है, जीएसटी में कितने सदस्य हैं, 33। आगे बढ़ते हैं, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है, फिस्कल दो पॉलिसीज होती है, एक फिस्कल होती है, एक मॉनेटरी होती है। तो फिस्कल पॉलिसीज कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे जल्दी जल्दी बता रहा हूं इनको। भारत का करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, भारत में जो करेंसी प्रिंट होती है वो 4 जगह प्रिंट होती है। ठीक है, उन चारों के नाम क्या क्या है, सालबोनी, मैसूर, देवास या ऑल ऑफ द, इनमें से क्या है। तो ये तीनों के तीनों है, उन चारों में से 3 ये है कि जहां पे करंटी आपकी करेंसी प्रिंट होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि चौथा प्लेस कौन सा है जहां पे करेंसी प्रिंट होती है, 3 ये है, चौथा कौन सा आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो एक्ट था जिसके तहत भारत की सारी कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट किया गया, या उसके हिसाब से अब सारी की सारी बैंक्स चलेंगी। कब पारित किया गया, 1949 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। इन रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। अगर आप देखेंगे तो स्विफ्ट अभी हाल ही में चर्चाओं में आ गया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को स्विफ्ट ट्रांजेक्शन से बाहर कर दिया गया था। उस स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इस स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको देख लेना। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएफएससी में एस का क्या मतलब है, क्या मतलब है आईएफएससी कोड होता है, पासबुक खोलना वहां पे लिखा होता है आईएफएससी, तो क्या होता है, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड होता है इसका फुल फॉर्म। तो फाइनेंस कहां पे है, सॉरी एस का, तो सिस्टम कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। वह दर जिसमें आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण देता है। बैंक आरबीआई जो होता है अन्य कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस जिस रेट पे था उस रेट को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है, पता होना चाहिए आपको। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। तो क्या शॉर्ट टर्म मतलब
क्या होता है 90 दिन से नीचे के लिए लोन देता है, तो रेपो रेट बोलते हैं। एक रिवर्स रेपो रेट होता है जिसमें बाकी के बैंक को देती है, आरबीआई को लोन देती है। SLR CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ हिस्सा होता है अपने वीकली जितना भी बैंक के पास पैसा आया रहता है उसका कुछ परसेंटेज आपको क्या करना पड़ता है, बैंक को अपने पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, उसको CRR बोलते हैं। बैंक रेट जिसपे बैंक आपको लोन देती है उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। आगे बढ़ते हैं। एक आना 1 रुपए का कौन सा भाग हुआ करता था? पहले 1 आना चलता था, आज 1 रुपया है, तो 1 आना 1 रुपए का कितना भाग हुआ करता था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा 1/6, मतलब 1/6 1 रुपए का 1/6 पार्ट था कौन? 1 आना हुआ करता है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज के लिए आपके इकोनॉमिक्स के जो पहले पूछे गए हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे जिनके पूछे जाने की संभावना आगे भी बढ़ जाती है। स्विफ्ट वाला हो गया, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और आऊंगा ऐसे ही अन्य क्वेश्चंस को लेकर के। हम लोग को 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी करनी है 50 वीडियोज में। आपके आने वाले एग्जाम तक हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो को देख लेना आप जाकर के, आने वाले वीडियोज के लिए जुड़े रहिए, आपको ये जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं। तो फिर आप लोग इस अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।